तो इन्होंने सच बोला है ये बड़ी दोस्त फॉलो करना है देखा जाएगा कि प्रैक्टिसिंग कहाँ प्रैक्टिसिंग जहाँ जो आगे फर्स्ट फिर जाएगा आफ्टर दैट एलिमिनेशन ऑफ ऑल तब वो एलिमिनेशन ऑफ ऑल पे जाएंगे तो फिर वो पूरा प्री अटैक करेंगे तो पहले तो शक्ल देने की कोशिश कर रहा है कि मैं जो शक्ल हम तो भी हमारे माध्यम तो होती है उसकी वजह से किसने जान लिया वो समय इस तो नहीं हमारी कोई भाईचारा शुरू वो भी ले हम तो अपने से जैसे मैं ऐसे सही करता है वो भी सेम पैटर्न बहुत बड़ा आप ये भी नहीं करें ये मस्जिद ऐसा कि जब जाए वो तो पहले कोई नहीं कि वो तो आनी थी अभी इसमें मस्जिद ऐसा के अगर आप चारों करते करते होगी तो आप वो भी डालते हैं सारे दिमाग में अब आश्चर्य को भी अब अपने आप जब बंदा अपने आप निकल जाए तो खाने को आप स्लाइड शो होगी क्यों फिल्म क्यों मैं जो स्लाइड शो स्लाइड शो शोरी पावर पॉइंट क्योंकि इसमें वो मेरी इमेजिन क्या क्या इसलिए बात हो रही वॉइस बच्चों से ग्रुप में ले लें ये सामने आवाज वैरायटी है कि हाँ जी शेयर हो रही सर मैंने शेयर कर दिया माइक वर्क करे माइक वर्क कर रहा है सर जी बोलिएगा जरा ये सामने हो रही है बेटा जी आप लोगों को आवाज आ रही है अगर इशू आ रहा है तो ग्रुप में शेयर कर सकता है अगर किसी को आवाज में कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो वो ग्रुप में शेयर करते ताकि एड्रेस करने उसके बाद अपनी क्लास का बताएगा ओके साइड चेंज हो जाएगी ना प्रमोट से मेरी देर यहाँ पर बैठ जाओ मसला बात क्या नहीं तो आवाज आगे बैठे आप जब ठीक है दूसरी बात माइक लाते हैं ये बड़े आवाज आ गई सबको हैंडल कर रहे हैं या ग्रुप में बता दें चलो गुड हो गया जी माशाल्लाह बेटे हम लोगों ने चैप्टर जो है चैप्टर 4 हम लेके चल रहे थे हमने उसमें देखा था कॉन्फ्रेंस की वजह से हमने थोड़ा सा रिकॉल कर दिया तो डिस्कशन ये थी कि प्री कॉन्सेंट में हमने पढ़ा कि भाई हमें देखना पड़ेगा जब भी कॉन्टैक्ट हम करेंगे उसमें प्री कॉन्सेंट का होना जरूरी है और हम कब तस्लीम करते हैं कि प्री कॉन्सेंट नहीं है उसके लिए हम लोग एलिमेंट्स पढ़े थे हमने कहा था कि प्री कॉन्सेंट कब नहीं होती जब कंटिन्यू टच हो रहा हो जब क्वेश्चन हो रही हो जब आपके साथ जो है इससे प्रेजेंटेशन हो जाए रिकॉर्ड मतलब मामला आ जाए या फिर क्या हो जाए फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा हमने उसमें चीज़ों को डिस्कस किया था कि कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं
जो डिक्लेयर्ड वॉइड है ऑलरेडी लॉ ने उन्हें वॉइड डिक्लेयर कर दिया हुआ है, तो उसमें हमने रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज को देखा, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड उसको देखा, रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स में उसके ऊपर फोकस किया, अनसर्टन एलिमेंट्स को लेके चले। उन चीज़ों में कुछ साथ साथ हमने एक्सेप्शंस पढ़ी, फिर हमने लास्ट में वेरिएंट को देखा, उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस पढ़ी। हमने कहा कि रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज तो आप किसी सूरत नहीं हो सकती, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड हो सकती है, लेकिन एक सूरत में अगर आप गुडविल से नंबर वन, और नंबर टू म्यूचुअल कॉन्सेंट आप डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर टाइम के लिए आप लोग जो है जो कोर्ट रीजनेबल कंसिडर करे, उस हवाले से अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन आप भी नहीं कर सकते। फिर हमने लीगल प्रोसीडिंग वाली चीजें देखी कि अगर आप एब्सोल्यूट लीगल प्रोसीडिंग्स के ऊपर जाते हैं डेफिनेटली आप नहीं जा सकते, आप पार्शियली चीजें डिसाइड कर सकते हैं। अगर दो कोर्ट अवेलेबल हैं उनमें कोई एक डिसाइड कर दें, अपर कोर्ट लोअर कोर्ट में से डिस्टिंक्शन करके कोई एक डिसाइड कर दें, तो वहां तो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अदरवाइज एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन पॉसिबल नहीं। फिर बेकरिंग में कि हम बेकरिंग में हमने कहा कि जो भी बेटिंग होती है उसमें बिन यूज की बेस पे आप काम कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली वो हमें मना है, हम उस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हाँ सर्टेन एक्सेप्शंस उसमें भी आई, हमने कहा जो हॉर्स रेस उसकी एक्सेप्शन में है, उसमें अगर आप जो है किसी स्किल बेस्ड कंपटीशन में जाते हैं तो वो उसकी क्या है, एक एक्सेप्शन है। सो इस लिहाज से हमने चीज़ों को ओवरऑल अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आज भी जो हमारा टॉपिक है वो चूंकि ऑब्जेक्टिव हमने बात की थी कि ये पढ़ लिया है, बुक्सो आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे, वन बाय वन देखते हैं ताकि अगर किसी ने नहीं पढ़े तो वो भी देख ले, और अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो ग्रुप में शेयर कर सकता है, तो वो वहाँ पे ग्रुप में मेंशन कर दे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन उसका एड्रेस होंगे। नंबर वन क्वेश्चन देखें, रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज मस्ट एग्जिस्ट। हाँ जी, लाजमी तौर पे किस में जो है हम लोग देखते हैं कि रिलेशनशिप होगा तो वो चीज पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। आवाज हो गया, ठीक है। सर वो पहले एक दो मैसेज आया, वो शुरू में आए थे, पहले आए थे। शुरू में है ये, ठीक हो। उनका नेट प्रॉब्लम होगा। सो रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज अगर हम जाते हैं तो हमने पढ़ा होता है कि फ्रॉड में रिलेशनशिप की कोई जरूरत नहीं है, वहां पे फ्रॉड जो है वो बगैर रिलेशनशिप के हम किसी के साथ भी कर सकते हैं। अनटू इन्फ्लुएंस, हाँ मैंने यहाँ पे कहा था लाजमी तौर पर रिलेशनशिप जो है वो होना जरूरी है, और एक लीडर रिलेशन हो गए कोऑर्डिनेट रिलेशन। क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा हुआ है कि पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हो, बेशक फ्रेंडशिप में कॉन्ट्रैक्ट हो, अभी हमें रिलेशन की कोई जरूरत नहीं है। तो एक में तो आपने अपने अंडरस्टैंडिंग डोनर्स लीव वाले मामले हैं, वहां पे रिलेशनशिप का होना जरूरी नहीं है। तो एक ही एलिमेंट हमारे सामने आया कि अनबिगिन इन्फ्लुएंस एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें रिलेशनशिप होगा तो हम अनबिगिन इन्फ्लुएंस मानेंगे, अदरवाइज हम अनबिगिन इन्फ्लुएंस बात क्लियर होगी। Next thing, so the undue influence involves implies number one thing, it involves mental and moral pressure. दूसरा नंबर पे क्रिमिनल एबिलिटी इन्फ्लुएंस नहीं होती, क्रिमिनल एबिलिटी कहाँ होती है, पोर्शन में, पोर्शन में तो क्रिमिनल एबिलिटी है। सो यहाँ पे जो है हम लोग मानेंगे कि सिर्फ मेंटल और मोरल प्रेशर हो सकता है। अच्छा अगला सी ऑप्शन भी प्रेशर ऑफ मनी, ये भी पॉसिबल नहीं है, उनके पैसे को प्रेशर नहीं होता, पैसे को यूज करके प्रेशर डाला जा रहा होता है, किसी को पैसे दे के कोई मेडिसिन लगवाई जा सकती है। अगर आप कहें कि पैसे का प्रेशर है, पैसे का हिस्सा अपना वो प्रेशर पैसे को यूज करके कोई इफेक्ट किया जाएगा तो किधर जाएगी बात, क्वेश्चन। उसके बाद फिजिकल प्रेशर, अगर आप फिजिकली किसी को सेट कर रहे हैं या कोई बीमार नहीं हैं कोई, तो वो भी किसमें चला जाएगा, क्वेश्चन भी चला जाएगा। तो हमने यहाँ पे ऑप्शन ए हमारे लिए सूटेबल रह गया, हमने कहा कि इन्वॉल्व मेंटल और मोरल प्रेशर जो है वो हो गया। लैंग्वेज चाहिए। अच्छा नंबर सी
अच्छा पोर्शन, अगला आगे की पोर्शन may be directed upon, यानी हमें पता है कि पोर्शन ये पार्टी कॉन्ट्रैक्ट हो बेशक या बेशक सुनिए तो कॉन्ट्रैक्ट हो, दोनों सूत्रों में पोर्शन हम मानते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो जाएगा, द पार्टी whose consent is being caused and the party to contract or any other party are stranger to contract. Fraud is if it is shown that false statement has been made, हम कब मानेंगे कि फ्रॉड हुआ? फ्रॉड में हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि फ्रॉड में आपको पता होता है कि चीज झूठ है, आप जानते भूल से उस चीज को इंडोर्स कर रहे हो और आपकी इंटेंशन जो है वो भी क्या होती है, कल को आपने कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करना। तो नोइंगली करते हैं, ठीक है, विदाउट बिलीव इन इट ट्रुथ, recklessly without caring it to be proven false, we are all probably अगर क्या होगा उस नाम कामों में इंटेंशन क्या होगी, इंटेंशन को जैसी होगी उसमें हमें पता चल जाएगा कि भाई ये क्या है, फ्रॉड। फ्रॉड सबसे ज्यादा बेसिकली क्या है, इंटेंशन को मिसरिप्रेजेंटेशन हमने ये पढ़ा था ना कि मिसरिप्रेजेंटेशन में इंटेंशन टू डिसीव नहीं, बेसिक डिफरेंस जो हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश। उसके बाद की अगला क्वेश्चन आइडेंटिफाइंग वन ऑफेंस इज लीगली नॉट प्री-अज्यूम्ड, हां ये प्री-अज्यूम नहीं किया जाता। नंबर 1 की गार्डियन एंड गॉड बात करते हैं मानन जो कोऑर्डिनेशन में होता है, तो उनमें तो हमने पढ़ा है कि फिडुशियरी रिलेशनशिप में हम दोनों करके चलते हैं। उसके बाद डेटर और क्रेडिट यहां नहीं होगा, ठीक है, ये ऑप्शन आपके लिए वैलिड हो जाएगा। सॉलिसिटर और क्लाइंट, यस क्लाइंट में रिलेशनशिप आपको पढ़ा होगा, वहां पे रिलेशनशिप है, ट्रस्ट बेनिफिटिंग में भी रिलेशनशिप है। जरा रिकॉल कर लें, हमने कहा था कि रिलेशनशिप जो है वो लाजमी तौर पे एग्जिस्ट कर रहा हो और रिलेशनशिप होता कैसा कैसा है, वो हमने क्या कहा था, नंबर 1 एक्चुअल अथॉरिटी या पैरेंट अथॉरिटी, नंबर 2 फिडुशियरी रिलेशनशिप हो, वो रिलेशनशिप कौन सा होता है जो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट होता है, ठीक है ना। और तीसरे नंबर पे क्या होता है कि जहाँ भी पेशेंट है उसके डॉक्टर में साथ मेंटल इनकैपेसिटी में अगर कोई रिलेशनशिप फॉर्म हो रहा होगा तो वो रिलेशनशिप भी हमारा जो है वो कंटीन्यूअस में कंसीडर होता है। कैटर और क्राइटेरिया का रिलेशनशिप जो है वो कंसीडर नहीं होता। बात क्लियर जी? बेटा जी जो भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई इशू है तो वो ग्रुप में बताएगा, हैंड रेज करने का फायदा नहीं होगा। ग्रुप में जो प्रॉब्लम है वो ग्रुप में डिस्कस करें, वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज, उसी को स्क्रॉल डाउन। देखो अच्छा इस पे और करेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है। नंबर 1 अनयूजनेस मस्ट बी एक्सरसाइज्ड बाय और अगेंस्ट टू द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। इसमें देखेंगे आया ग्रुप में मैसेज आ रहा है। नहीं सर, क्लियर है, मैंने चेक कर दिया, वॉइस क्लियर है। हाँ जी वॉइस क्लियर है। ये ये ना बच्चे जरा वो बच्चे जानबूझ के कर रहे हैं। अच्छा पहले देखिए जरा आप लोगों में से कोई पेज को क्वेश्चन को प्रेस करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। हाँ जी हाँ जी अभी बताएं कौन सा बताएं कौन सा पहले वाला गलत है नहीं। अनयूजनेस मस्ट बी एक्सरसाइज्ड बाय और द अदर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट वन कॉन्ट्रैक्ट के इशू होता है ना, नहीं कौन कर सकता है अनयूजनेस, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा ना। ठीक है आगे क्वेश्चन कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय subject to the contract जो भी शेड्यूल हो गए। A contract is not voidable if it was caused by the mistake of any law enforced in पाकिस्तान। नॉट वाइडेबल का मतलब क्या वैलिड है, अगर आप पाकिस्तानी लॉ के वजह से कोई गलती करते हैं तो वो गलती नहीं मानी जाएगी, कभी कोई एक्सक्यूज आपका नहीं होगा, ऐसी है ना। आपने जो है वो कहते हैं ड्यूटी टू स्पीक डज नॉट मेक साइलेंस एज अ फ्रॉड।
ये गलत है, क्योंकि आपकी साइलेंस फ्रॉड बन जाएगी अगर आपकी क्या है ड्यूटी टू स्पीक है। तो आपका ड्यूटी टू स्पीक होगा तो वहां पे प्रॉब्लम आपको आएगा। अगर वहां आप मुझे जानबूझ के तैयार करेंगे वो क्या है, और जानबूझ के इसमें क्या कर रहे हैं फ्रॉड। A person threatening to commit a suicide. Person threatening to commit a suicide if his wife and son did not contract with his brother to release certain disputed property in his favor. हाँ जी, खिलाफ में क्या हो रहा है? अनकंफर्म हो रहा है कि क्वेश्चन अनकंफर्म हो रहा है कैसे? नया बीवी के रिलेशन में हम कोई अनकंफर्म कोई रिलेशनशिप है नहीं, अनकंफर्म कोई सिक्योरिटी कोई जरूरत कुछ नहीं मानते हम, ठीक है ना। कोई ना यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन है ना पेरेंट अथॉरिटी है ना तो बीमार है, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन तो निकल गया। दूसरे नंबर पे ये जो उसने कहा है कि कमिट अ सुसाइड, इसके ऊपर गौर करें। सुसाइड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वाज कॉज्ड बाय द क्वेश्चन, क्योंकि सुसाइड अटेम्प्ट एपीसी के अंडर जो है वो क्या है, पनिशेबल ऑफेंस है। बात यह है कि सलाह है, अगर जानबूझ के किसी के साथ धमकी देता है तो ये क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाएगी, यहाँ पे इसके खिलाफ कार्रवाई हो। बात यह है, तो आपको जो है वो क्वेश्चन नजर आ रहा है, धमकी दी जा रही है, तो मैं विचार करूंगा अगर आप लोगों ने जो है मेरे भाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट ना का केस नहीं, कौन सा है क्वेश्चन। मैं ये कह रहा हूँ a person threatened to commit a suicide. तो कह रहा है कि undue influence नंबर 1, पहला एक ऑप्शन देखें ना, आपने ये देखनी है कि इन तमाम स्टेटमेंट में से कौन कौन से ट्रू है और कौन कौन सी ट्रू नहीं है। तो पहले वाले को अगर हम देखें तो undue influence must be exercised by, कौन करेगा, जाते वाले जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट होगा वही एक्सरसाइज कर सकता है। किसके खिलाफ एक्सरसाइज होगा, और अगेंस्ट द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, उसके खिलाफ ही एक्सरसाइज होगा जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है। करने वाला भी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट में है, जिसके खिलाफ हो रहा है वो भी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये तो वैलिड बात है, पढ़ने आए हुए हैं कि ये दोनों सूत्रों में क्या होती है, ये वैलिडिटी है कि ये सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस वही बंदा कर सकता है कि पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हो, और होगा भी उसी बंदे के खिलाफ जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हो। लेकिन अगली बात हम ढूंढते हैं कि आपस में रिलेशनशिप होगा तो हम मानेंगे, अगर रिलेशनशिप नहीं है तो फिर हम ये बात नहीं। अगली चीज क्वेश्चन में हमने पढ़ा हुआ है कि क्वेश्चन क्या हो सकता है, बेशक पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट करे बेशक कॉन्ट्रैक्ट करे, दोनों शर्तों में वैलिड है। लाइन क्लियर होगी आपकी कि क्वेश्चन कैन बी एक्सरसाइज बाय स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, तो ये भी वैलिड बात होगी, ट्रू बात होगी, ये कर सकते हैं, ये भी बात क्लियर हो गई। तीसरे नंबर पे गौर करें, हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल। नॉट वॉइडेबल का मतलब क्या है, वैलिड, हम उसे वॉइड नहीं कर सकते। जब वॉइड नहीं कर सकते इसका मतलब क्या है, वैलिड है। कब वैलिड है, इफ इट वाज कॉज्ड बाय मिस्टेक, आपने गलती तो की है लेकिन मिस्टेक कहाँ है, मिस्टेक अगेंस्ट एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, ठीक है जी। हमने कहा था कि मिस्टेक प्रोडक्ट की दो तरह से होती है, एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, एक मिस्टेक ऑफ लॉ है, सही है। मिस्टेक ऑफ लॉ में दो ऑप्शन फर्दर हो सकते हैं, आप मिस्टेक कर रहे हैं अंडर पाकिस्तानी लॉ या मिस्टेक कर रहे हैं अंडर फॉरेन लॉ। अगर तो पाकिस्तानी लॉ में आप गलती कर रहे हैं तो वो वैलिड रहता है, उसकी आपका एक्सक्यूज नहीं माना जाता। ये अज्यूम होता है कि भाई पाकिस्तानी लॉज आपने सारे जानते हैं, वहां पे कोई एक्सक्यूज। अगर अगेंस्ट फॉरेन लॉ में आप जाते हैं, गलती आपकी फॉरेन लॉ में होती है, तो फिर हम देखते हैं वो सेम ट्रीट होगा एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ऐसे ही है ना। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैसे ट्रीट होता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में हमने कहा था कि भाई उसके फैक्चुअल्स के हवाले से गलती किसी एक बंदे की है, यूनिलेटरल है या बाइलेटरल। अगर तो यूनिलेटरल है तो वैलिड रहेगा, अगर बाइलेटरल होगा तो क्या होगा, वॉइड हो जाएगा। ये यहाँ की बात अप्लाई हो जाएगी आपकी कि अगर आपका जो गलती है और फॉरेन लॉ में गलती है और गलती किसी एक बंदे की है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, और अगर दोनों लोगों की गलती है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। पूरा मिस्टेक का टॉपिक आपका रिकॉल, यहाँ से पता चल गया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड है। क्यों वैलिड है, क्योंकि गलती कहाँ है, पाकिस्तानी लॉ में गलती है, फॉरेन लॉ में गलती
नहीं, अगर फॉरेन लॉ में होती और यूनिलेटरल होती फिर भी वैलिडिटी रहता। अगर फॉरेन लॉ में गलती होती और जाके ह्यूमन होती, बायलेटरल होती, फिर हम कहते हैं कि वो क्या है, वॉइड है। बात क्लियर है जी। वॉइड डेबल वाला ऑप्शन तो कभी भी नहीं आ सकता, मिस्टेक में वॉइड डेबल वाला ऑप्शन तो है ही नहीं। बात क्लियर होगी ना। सो आखिरी बात है जी, डी पॉइंट के ड्यूटी टू स्पीक does not make silence as a fraud, does not कह रहा है, हम ये कह रहे हैं yes does make a silence। जब आपकी ड्यूटी टू स्पीक है और आपने जो है साइलेंस इख्तियार करनी है, तो डेफिनेटली आपने क्या किया है, फ्रॉड किया है, आपने इंटेंशनल एलिमेंट किया है, आपने जानबूझ के बात छुपाई है, जो आपने लाजमी तौर पर क्या करनी थी बताइए। होप आंसर द क्वेश्चन। अगला जी, अब सातवां हमने कंसीडर कर लिया था कि मोमेंट ऑफ सुसाइड है, तो ये क्वेश्चन है कि आइडियोनेस नहीं। उसके बाद ही एक और एंगल भी इसका देखा जा सकता है। गौर करें कि अगर हम इसे कहें कि आइडियोनेस है, तो उसके लिए जो बंदा थ्रेट दे रहा है उसका पार्टी को कॉन्टेक्ट होना जरूरी है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, वो अपने बीवी बच्चों से कह रहा है कि मेरे भाई के साथ जो मसला है वो सॉल्व कर। तो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट बीवी बच्चे और भाई हैं, ये खुद बंदा पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो जब ये बंदा खुद पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तो अनकॉन्फिडेंस का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। बात क्लियर है। तो यहाँ से हमें एक तो पहली बात पता चली कि हस्बैंड वाइफ में कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं होता जहाँ पे हम एक बंदे को सुपीरियर और एक बंदे को जूनियर माने। नंबर वन, इस बेस पे बात निकल गई। दूसरे नंबर पे हमने कहा जी कि अनकॉन्फिडेंस के लिए लाजमी है कि क्या हो, रिलेशनशिप हो, ठीक है जी, और पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हो। अब ये बंदा पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, तो यहाँ से बात निकल गई, आगे जाके ऑप्शन क्या बचा आपके पास, पोर्शन। यहाँ तक तो मसला सबको क्लियर होगी बात। उसके बाद आगे कि बिलाल इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ कलर टेलीविजन सेट्स, ही गिव्स एन एडवर्टाइजमेंट दैट in his opinion television set manufactured by him is the best available in the market। तो क्या हम इसे मिसरिप्रेजेंटेशन कंसीडर करेंगे, क्या हम इसे फ्रॉड कंसीडर करेंगे, तो हम इसे ऐसा कुछ भी कंसीडर नहीं करेंगे। हम अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, वो कुछ एज ए फैक्ट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। एज ए फैक्ट रिप्रेजेंट कर रहा हो और उसका अपना बिलीफ भी हो, तो हम कहेंगे मिसरिप्रेजेंटेशन होगी। अगर लेटर ऑन कुछ चीज साबित नहीं, अगर इंटेंशनल कर रहा हो और रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, इंटेंशनल जानबूझ के शो कर रहा हो, मुझे पता है कि मेरा टीचर बेस्ट नहीं है, रिप्रेजेंटेशन दे रहा हो, ओपिनियन नहीं प्रेजेंट कर रहा है प्रॉपरली, तो फिर हम उसे फ्रॉड में लेके जाएंगे। ओपिनियन की बेस पे हम कभी भी फ्रॉड इन मिसरिप्रेजेंटेशन फॉर्म नहीं। यहाँ तक मसला। कहते जी अनलॉफुल unlawful retaining or threatening to detain any property with an intention of causing any person to enter into a contract with। तो ये तो सीधी सीधी डेफिनेशन ऑफ पोर्शन आ गई ना, कि हमने पोर्शन की डेफिनेशन ही क्या पड़ी हुई है। पोर्शन में हम लोग कहते हैं कि हम थ्रेट करते हैं किसी बंदे को, या कमिट नहीं कर देते हैं, या प्रॉपर्टी डिटेन करते हैं, या उसकी प्रॉपर्टी को डिटेन करने का क्या करते हैं, ये तो पूरी पूरी डेफिनेशन ही उठा के उसने क्वेश्चन के आपके सामने रख दिया है कि उसमें तो और कोई ऑप्शन पॉसिबिलिटी नहीं है, उन्होंने एग्जैक्टली क्वेश्चन की डेफिनेशन डालूंगे। अगला भी ये यंग विडो विवाहित was forced to adopt a wife under threat of preventing a dead body of her husband from being removed and getting cremated, can widow set aside the adoption deed। एक औरत है, उसे कहा जा रहा है कि भाई फीमेल लाजमी तौर पे बच्चा जो है वो अडॉप्ट करना ही करना है, वरना हम क्या करेंगे, तो हमारे हस्बैंड की डेड बॉडी जो है वो हम हॉस्पिटल देंगे और आप ही जला देंगे, लिमिटेड कहते हैं जला देना, ठीक है, जैसे हमको बता रहे। सो कैन विडो सेट असाइड, जस्ट उसकी बात सामने नजर आ रहा है कि क्वेश्चन हो, ठीक है ना, रिलेशनशिप भी कोई ऐसा नहीं है, कोई एलिमेंट भी नहीं आ रहा, ठीक है, तो सीधा सीधा क्या है क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन में डेफिनेटली वो क्या कर सकती है, यस बिकॉज़ द अडॉप्शन लीज वाज रिक्वायर्ड बाय क्वेश्चन दूसरे साइड वो कर सकते, बात क्लियर हो रही है सबको। क्वेश्चन की कौन डेफिनेशन आपके सामने आ रही है, क्वेश्चन इज कमिटिंग और threatening to commit any act which is forbidden by पाकिस्तान में पढ़ाया है ना पीपीसी में, जो है ना हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं ना हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, इसकी बात नहीं हो रही, ठीक है ना। क्वेश्चन में हम देखते ही आए कि वो क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है ना। क्रिमिनल ऑफेंस में और सिविल ऑफेंस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये होता है कि क्रिमिनल ऑफेंस एक्ट अगेंस्ट द कंट्री कंसिडर होता है, एक्ट अगेंस्ट स्टेट कंसिडर होता है, और जो आपका सिविल लॉ होता है वो एक्ट अगेंस्ट पर्सन कंसिडर होता है। समझ आ रही बात की, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ इस्लामिक लॉ अगर थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो अगर किसी ने किसी का कत्ल कर दिया है तो उसमें अगले बंदे के पास ऑप्शन है, चाहे तो सुलह कर ले, चाहे तो उससे पैसे ले ले, दियत ले ले, चाहे तो कहे नहीं मैंने बदला ही देना है, ठीक है। लेकिन जब आप ना के केस में जाएंगे तो वहां जाकर आप देखेंगे कि भाई वहां पे बड़ी हदूद है, हद है, आपके ऊपर बंदी है कि गवर्नमेंट ने लाजमी तौर पे क्या करना है, अगले बंदे को रिजम का मतलब है पत्थर मार मार के मार के ऊपर शादी का होगा। तो वहां पे क्या हो रहा है, फर्क क्या है, फर्क ये है जो फॉरेन लॉ है या यूरोपियन लॉज हैं वो ये कहते हैं कि जुनाह जो है वो एक्ट अगेंस्ट पर्सन है, उनका अपने मामले में जो लेकिन इस्लामिक लॉ नहीं कहता, इस्लामिक लॉ कहता है कि जुनाह जो है वो एक्ट अगेंस्ट स्टेट है, एक्ट अगेंस्ट स्टेट है। और कत्ल जो है सारा फॉरेन लॉ उठाएंगे वो कहेंगे कत्ल एक्ट अगेंस्ट स्टेट है, इस्लामिक लॉ कहता है कि नहीं कत्ल जो है एक्ट अगेंस्ट पर्सन है। इस एलिमेंट के फर्क से उसके कवानीन और उसकी इम्प्लीमेंटेशन उसकी इंटेंसिटी में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। ये चीज अंडरस्टैंड करनी होती है कि आपके एग्जिस्टिंग लॉ में कौन सी चीज एक्ट अगेंस्ट स्टेट कंसिडर होगी और कौन सी चीज एक्ट अगेंस्ट पर्सन कंसिडर। बात ये है तो जब हम क्रिमिनल लॉ की बातें कर रहे होते हैं और हमने ये बात की थी कि क्रिमिनल लॉ का मतलब क्या होता है कि उसमें अगर कोई पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट जो है वो केस ना भी करे तो पुलिस या हुकूमत अपनी नजरियत में क्या कर देती है, केस कर देती है। मतलब क्या है, वो क्यों कर देती है, उसकी वजह ये होती है कि वो एक्ट अगेंस्ट स्टेट कंसिडर हो रहा होता है, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी जो है वो चीज जा रही होती है। दैट्स व्हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट जो है अपनी रिट कायम करने के लिए तो क्या करती है, खुद इन्वॉल्व होकर उसके खिलाफ जो है सही कार्रवाई करती है और पार्टी बनती है अदालतों। समझ आ रहा है। तो ये बड़ा फर्क है, जब आप पीपीसी की बातें करेंगे क्रिमिनल लॉ की बातें करेंगे तो क्रिमिनल लॉ में अंडरस्टैंड करिएगा कि ये एक्ट अगेंस्ट स्टेट कंसिडर हो रहा हो, एक्ट अगेंस्ट पर्सन, वो किसी को मारना थ्रेट करना उसकी प्रॉपर्टी गेन कर देना, तो ये पीपीसी कहता है ये क्या है, क्रिमिनल है। क्रिमिनल का मतलब क्या हुआ, एक्ट अगेंस्ट। समझ आ गई सबको, बात क्लियर हो गई ना। आगे नेक्स्ट तो उसके रहने दो, ठीक है ठीक उसको रहने दो। सही, नेक्स्ट ही होगी। नीचे पे आता है सबसे नीचे। आगे Which of the following does not affect the free consent of parties? हमने फ्री कंसेंट में जो चीजें इफेक्ट करती हैं हमने 5 पढ़ी, ऐसे हैं हम जैसे रिकॉल करते हैं, वो कौन कौन सी हैं। हमने कहा कि क्वेश्चन है, अनकंफिडेंस है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, फ्रॉड है और फ्रॉड। फ्रॉड उसमें शामिल हो गया। नंबर 2 मिसरिप्रेजेंटेशन, यस। नंबर 3 अनकंफिडेंस, ओके। नंबर 4 क्या कह रहा है, ये नहीं कि गौर करें कि हम क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्री कंसेंट क्या, ठीक है। अब ये अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, ये कौन सा टॉपिक है, हम अनसाउंड बंदे के साथ भी कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो अंडर फ्री कंसेंट बात नहीं होती, वो अंडर इनकम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर
बातें होंगी। कौन सा बंदा कॉम्पिटेंट हम समझ नहीं समझते कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, इसलिए हमने पढ़ा हुआ है, तो माइंडेड हो, वो अनसाउंड माइंडेड हो, या उसको लॉ ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया हो कि बंदा कॉन्ट्रैक्ट अब नहीं कर सकता, तो इनकम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा ये। समझ आ रही बात? फ्री कॉन्सेंट के टॉपिक में ये चीज नहीं है। अब उसने क्योंकि स्पेसिफिकली पूछा है कि डज नॉट इफेक्ट द फ्री कॉन्सेंट, तो दैट हम बता रहे हैं भाई अनसाउंड माइंड जो है वो फ्री कॉन्सेंट इफेक्ट नहीं करता। इट डजंट मीन दैट कि अनसाउंड माइंड वाले बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ भी नहीं होगा, लेकिन वो अंडर फ्री कॉन्सेंट की बात नहीं होगी। वो अंडर फ्री कॉन्सेंट की बात नहीं होगी, वो कहाँ बात होगी होगी जाके इनकम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाके बात। क्लियर हो गया ना? अगर इन केस ऑफ सेल ऑफ गुडविल, restraint to similar original for the seller of a goodwill is valid. कहाँ तक valid है? Reasonable. Partially नहीं। Important word क्या है याद रखना है? Reasonable. खुद से नहीं लिखना, खुद से assume करके word replace नहीं करना। लॉ की जो स्पेसिफिक टर्म स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो रही हैं उन टर्म्स को नहीं बनना है, ठीक है जी। तो वर्ड यहाँ लिखा है नेचर इस्तेमाल का होना रीजन, उसके अकॉर्डिंग ही चीजों को देख सकते हैं। कहते जी स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, और नंबर 3 क्या होना चाहिए? रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी रीजनेबल। आपकी ऑप्शन आ गई थी, ठीक है, लोकल लिमिट में स्पेसिफाइड कर सकते हैं, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आप जा सकते हैं, और वो सभी करेंगे जो क्या हो रीजनेबल। जानो क्या which of the following is not void? अब क्या बताना है हमने? तो void नहीं है। अच्छा, एग्रीमेंट टू मैरी अ पर्टिकुलर पर्सन, हाँ जी, वैलिड है void है? वैलिड है, क्योंकि मैरी शादी करने की बात हो रही है। हमने void क्या पढ़ा था? रोकना, रोकने की तरफ जाएंगे तो मना है, शादी करने का कॉन्टेक्ट करेंगे तो वो मना नहीं है। तो पहले ही क्या हो गया? अगला पढ़ने की आपने जब तक स्पेसिफिक रिमाइंडर मेंशन ना करे आप उसे क्या कंसीडर करेंगे? एग्रीमेंट, एग्रीमेंट नॉट टू मैरी एट ऑल, कभी जिंदगी में शादी नहीं करनी, शिक्षण आ गई ना, ये वाली शिक्षण में है व्हाट और देखो एग्रीमेंट टू प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम गेटिंग मैरिड, एग्रीमेंट टू मैरी इन हेवन, क्यों पॉसिबल नहीं? पॉसिबल की बात नहीं, आप बंदी लगा दी उसे। तो मैंने कहा कि मैंने जाके शादी कहाँ करनी है? सिर्फ जन्नत में। तो दुनिया में तो रिस्ट्रिक्शन आती ना, तो रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज हो गया। तो रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज की वजह से ही हम इसे वॉइड कह रहे हैं, हम पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी में नहीं जा रहे हैं। पास में आ रही है? हाँ जी, भाई उसमें ये लेगा जरूरी होगा, 70 रुपए मिलेगी ये लेगा। यहाँ पे बात समझ आ गई है? हम उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं विद पॉइंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन। बात ये है कि रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी हवाले से रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज में आप जाएंगे वो क्या है? वो वाइड है। तो जब आपने कह दिया कि मैंने दुनिया में शादी नहीं करनी, मैंने जंगल नहीं करनी, ऐसे ईसाइयों का कौन सा? ठीक है ना, ईसाई क्या करते हैं, उनके राहिबा और राहिब जो है वो क्या करते हैं? यही करते हैं कि हमने जिंदगी भर शादी नहीं करनी, हम अल्लाह अल्लाह ही करेंगे, सिर्फ हम लोग जो है दुनिया से अलग हो गया रब्बानी से प्यार कर रहे हैं। हमें यार उनके जो सारे चर्च हैं उनमें जो लोग काम करते हैं वो यही क्लियर करो। सो वो क्या कर रहे हैं अपने ऊपर दुनिया में तो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं ना। तो रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज जो है वो आपको बताया गया है, तो वो क्या है? बात क्लियर? Which of the following is not a restraint of trade? हाँ जी, अब आपने ये बताया है कि कौन सा restraint of trade नहीं है। हाँ जी,
An agreement to sell all the produce to a certain party with a stipulation of buyer is bound to accept the whole volume, whole quantity. हाँ जी, restriction of trade है कैसे? वो ट्रेड कर रहा है, ट्रेड के ऊपर तो पूंजी नहीं लगा रहा, वो कह रहा है ट्रेड में आपके साथ करूंगा, हाँ जो क्वांटिटी आपको जो है मेरे पास पड़ी होगी वो सारी की सारी खरीदनी पड़ेगी, मैंने आपको पार्शल दी थी। रिस्ट्रिक्शन ट्रेड पे कैसे? ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि मैंने ट्रेड करनी ही नहीं, या आपको काम करने ही नहीं देना, हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, आप ये बिजनेस नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है? मैंने कॉलेज बनाया हुआ है, कॉलेज नहीं बना सकते, ठीक है, मैंने कॉलेज बेचना है तो मैंने सारा बेचना है, मैंने उसका पोर्शन नहीं बेचना। आपने नहीं मिला के 2 हॉल देना सारा कॉलेज देना, तो ये मैं ट्रेड के ऊपर पाबंदी नहीं लगा रहा, मैं कंडीशन लगा रहा हूँ जो कि कॉन्ट्रैक्ट के साथ कंडीशन तो वैलिड होगी। हमने क्या पढ़ा था ऑफर में कि ऑफर के साथ कंडीशन किया, तो कंडीशन विद द ऑफर है, ये रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं है, हम ट्रेड को रोक नहीं रहे, बंदी नहीं लगा रहे। तो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड जब आप करेंगे, किसी को कारोबार करने से रोकेंगे, तब क्या होगी? रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड होगी। बात समझ आ गई? अगला देखिए, एग्रीमेंट टू स्टॉप राइवल, ये लिखा हमने क्या किया, राइवल को क्या कर रहे हैं? रोक रहे, कम्पिटिटर था नहीं, उन्हें कारोबार नहीं करना, कीपिंग इन पर्टिकुलर सोसाइटी फ्रॉम डूइंग बिजनेस इन कंसीडरेशन ऑफ मनी, उसे पैसे दे रहे हो बंद कर रहे हो तो किस तरह ये तो बिल्कुल भी मामला नहीं, ठीक है ना? तो ये क्या है, ये रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड बन जाएगा। अगला, एग्रीमेंट टू सेल ऑल द प्रोड्यूस टू अ सर्टेन पार्टी एंड बायर इज फ्री टू रिजेक्ट द गुड्स, ठीक है ना, यहाँ तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना? अगली पार्शियल रिस्ट्रेंट इन ट्रेड, जब पार्शियल हो रिस्ट्रेंट तो है ना, क्वेश्चन क्या था, ऐसी तमाम चीजें क्या है जो कि रिस्ट्रेंट टू ट्रेड नहीं, पहले वाला ऑप्शन आपके लिए हो जाएगा, एग्रीमेंट टू सेल प्रोड्यूस, ये ऑफर के साथ कंडीशन है, ये रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं। अगला क्वेश्चन, in case of sale of goods of the business, the vendor of a goodwill may be lawfully restricted from doing a similar business, हाँ जी, anywhere in the particular area नहीं, anywhere में नहीं जा सकते, ठीक है जी, within specified local limit, हाँ within specified local limit में आप उसके साथ क्या है जा सकते हैं, within a particular district नहीं, बहुत बड़ा लेवल हो जाएगा, within particular province बहुत बड़ा लेवल, तो reasonableness इन तमाम में क्या नजर आ रही है, within some specific agreement in restraint of legal proceedings includes legal proceedings नाम लेना है, legal proceedings कौन से कौन सी चीज मानी जाएगी, पहले agreement which tend to prevent a course of justice, course of justice से भी बन जाने से रोक रही, ये क्या बन गई? रिस्ट्रिक्शन बन गई, है ना? अगला देखें, अगली बात भी एग्रीमेंट टू रेफर प्रेजेंट डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन, तो ये लीगल प्रोसीडिंग्स को रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम ऑप्शन दे रहे, ऑप्शन होना चाहिए, एब्सोल्यूट लेवल की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अगली चीज, पहले एग्रीमेंट टू सेटल डिस्प्यूट आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर दें, एडीआर में चले जाएं, इशू नहीं। एग्रीमेंट टू रेफर फ्यूचर डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन, आप अभी एग्रीमेंट करेंगे और कोई भी मसला होगा हम आजाद में जाएंगे, आर्बिट्रेशन जाएंगे, तो कोई मसला नहीं। बंदी कहाँ लगी? पहले वाले में लगी, यहाँ आप लिखा है एग्रीमेंट व्हिच टेंड्स टू प्रिवेंट कोर्स ऑफ जस्टिस देने जा ही नहीं सकते, रोक रही है वहां पे आपके एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन है, इसको हम जो है वो रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग शामिल कर, बात क्लियर है? उसके बाद अगला आ गया जी विच ऑफ द फॉलोइंग साइड साइड दूसरा साइड में साइड में which of the following agreement is valid, हाँ जी वैलिडिटी फॉर्म करनी है आपने बताना है कौन से एग्रीमेंट वैलिड है। नंबर 1 एग्रीमेंट लिमिटिंग द
time allowed by the law of limitation. लॉ ऑफ लिमिटेशन में क्या है कि 3 साल के अंदर अंदर केस करोगे उसके बाद नहीं कर सकते हो, तो आपने भी यही एग्रीमेंट कर लिया कि हाँ 3 साल के अंदर अंदर केस कर दोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो नहीं होगी। इस एग्रीमेंट की वैल्यू होगी, कोई वैल्यू नहीं होगी। समझ आ रही है? जो ऑलरेडी लॉ है वही आपका एग्रीमेंट करना, उसकी कोई जरूरत नहीं है। एडिड बेनिफिट उसमें कोई ऐड वो नहीं करेगा, बल्कि इंक्रीज नहीं करेगा। मतलब क्लियर हो रहा है ना? उसके बाद एग्रीमेंट which contains vague or ambiguous terms which cannot be made certain, ambiguous है important, ये भी वैलिड नहीं हो सकता। टर्म एंड कंडीशन क्या होनी चाहिए? क्लियर कट होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए। ऑफर में पढ़ा था एग्रीमेंट मीनिंग टू व्हिच seems to be uncertain, लग रहा है कि वो क्या है, अनसर्टेन। Okay. seems to be करेंगे नहीं, मैं करता हूँ। है, आप करें, मैं करता हूँ। seems to be uncertain। इंपॉर्टेंट क्या है? अगर हम उसे सर्टेन कर सकते हैं, बंदा पा दिया उसे प्राइस फिक्स करवा दें, ठीक है, आगे क्वांटिटी मेजर कर देंगे। तो एग्जांपल पढ़ी थी ना कल, इस कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन अगर हो गया तो हमारी वैलिड है। नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन होगा तो फिर वो वैलिड नहीं। पर अपेरेंटली अनसर्टेनिटी है उसमें कुछ, लेकिन जाके पता चल सकता है, या बंदा पर्टिकुलर फील्ड में ही सिर्फ काम करता है, उसी के साथ जाकर काम करते हैं, और जो स्टूडेंट पता चल जाएगा कि आप क्या काम से ले रहे हो। बात क्लियर है? पढ़ने आए हैं, कॉलेज में आए हैं, तो एजुकेशन में काम है। तो कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन ये बात चली जाएगी, हम उसे वैलिड कहेंगे। तो ये आपके पास ऑप्शन है जी। अब अगर आप कह रहे हैं एग्रीमेंट टू एग्री इन द फ्यूचर, क्या जब एग्री करोगे तब होगा ना, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड है, ठीक है। जब आप ऑफर करोगे, अगला बंदा एक्सेप्ट करेगा, टर्म एंड कंडीशन बताओगे, टर्म एंड कंडीशन एब्सोल्यूट लेवल पे अगला बंदा मान लेगा, अनकंडीशनल मान लेगा, उसको एग्रीमेंट मानेंगे। हम ये बात कह रहे हैं हम फ्यूचर में वो बात मान लेंगे, ये कोई एग्रीमेंट वैलिड नहीं, इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं। यहाँ बात समझ आ रही है? पार्टीज टू एग्रीइंग एग्रीमेंट, पार्टीज टू एग्रीइंग एग्रीमेंट डू नॉट हैव, तो बस ध्यान नहीं होगा। कहते जी एनी इंटरेस्ट इन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर, यही तो करते हैं। इनका फोकस ही सारा क्या होता है, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन। इंक्रीज इंटरेस्ट इन नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर होता होगा नहीं, सम अदर इंटरेस्ट कुछ नहीं, ठीक है जी। सो मेन एलिमेंट क्या आपके सामने आया कि सम अदर इंटरेस्ट इन हैपनिंग ऑफ द इवेंट और सम अदर इंटरेस्ट इन द नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट, ठीक है। इनका मेन पर्पस जो है उसकी किस चीज में होता है, वो ये देख रहे होते हैं। ऐसे ये टॉपिक है ना, आपको कंसीडर करवाऊंगा, आना चैप्टर पढ़ना है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो वेगरिंग और कॉन्टिजेंट में क्या डिफरेंस होता है, वहां जाके आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी इस टॉपिक की। कि वहां पे हम अभी थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि जब हम वेगरिंग की बात करते हैं तो हमने ये बात की थी कि उसमें असल मुद्दा ये नहीं होता कि आप हो या ना हो, मेन ये होता है उसकी बेस पे आप दिन यूज देख रहे हो। और फिर अगली बात क्या होती है, वन साइडेड कंसिडरेशन मूव और ये टू साइडेड कंसिडरेशन मूव नहीं होगी होता। लेकिन जब हम कॉन्टिनेंट में जाएंगे तो वो किसी न किसी इवेंट पे ही डिपेंड कर रहा होगा कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कंसिडरेशन बोथ साइडेड मूव और ये होगी, इनका सम अदर इंटरेस्ट भी उसमें होगा। वहां जाके ये टॉपिक आपको और क्लियर हो जाएगा। इसको जो है थोड़ा सा आगे देखते हैं। Which one of the following is a void agreement? ये बताएं कि void कौन सा है? The agreement to buy tickets of lottery sponsored by the government. ये agreement की exception है। अगर कोई गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है तो वो क्या हो जाएगा, वैलिड होता है, ऐसे है ना। दूसरी एक्सेप्शन क्या पड़ी थी, एग्रीमेंट टू पे मोर देन 500 टू द विनर ऑफ horses, ये भी वैलिड है। क्रॉसवर्ड पजल बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ स्किल एंड टैलेंट, ये भी ओके। नंबर 4 एथलीट कंपटीशन, ये भी ओके। ये
क्वेश्चन जो है गलत है, इसके सारे ऑप्शंस हो गए। ठीक है, ये सारी एक्सेप्शन उसने लिखनी है ऑन द बेसिस ऑफ ठीक है, इसलिए उसकी अपनी उसके प्रूफ तो लगा रहा है, उस बेस को लिखेगा, जितने आने का जो भी मामला होगा वैलिड होगा, स्किल कंपटीशन आ जाएगा वैलिड होगा, गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर कर दिया, गवर्नमेंट ने बैकिंग दे दी, वो भी वैलिड हो जाएगा। और अगर वो स्टेट को मैंने आपको बताया था, जैसे लास्ट क्लास में बात हुई थी कि अमीरों के मामले हैं, उन्होंने अपने हिसाब से चीजें सेटल की हुई हैं, तो वो स्टेट उन्होंने वैसे ही डाउन कैटेगरी में डाल दी। होंगे हमने पढ़ लिया है कि स्पॉन्सर बाय गवर्नमेंट जब होगा, हाँ गवर्नमेंट स्पॉन्सर बता है फिर ओके, ठीक है ना। अगर हम इस क्वेश्चन को कंसिडर करना चाहते हैं तो हमें फिर ये वाली चीज में शामिल है, ठीक है जी। The void agreement do not create any right and obligation between the parties and cannot be enforced in the court either by the parties in addition. There are many agreements which have also expressly been declared as void by the law. Which of the following is not a void? Number one जी, agreement in state of trade शामिल है, agreement in state of marriage शामिल है, agreement in state of marriage of a minor वो नहीं सकती, लेकिन इसमें शामिल नहीं है। बात क्लियर है, स्टेट ऑफ ट्रेड में और स्टेट ऑफ मैरिज में जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो उसने क्या कहा था, अदर देन माइनर, वर्ड याद है, अदर देन, यानी कि ये वाला लॉ माइनर के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा। अच्छा माइनर तो पाबंदी है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत पाबंदी नहीं है, बात समझ आ रही है ना। वो तो चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट और आपकी जो है मैरिज रिस्ट्रिक्शन एक्ट जो है उसके यहाँ पाबंदी है। बात क्लियर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। सो एग्रीमेंट इलस्ट्रेटेड बाय वे ऑफ बेकर के ऊपर पाबंदी हमने पढ़ ली। तो ये वाला हमारे लिए एलिमेंट आ गया कि हमने जो है माइनर का टॉपिक जो है वो कवर नहीं किया अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। According to the relevant section of the contract act, agreement by way of breaker is void. Which of the following transaction is not included in the agreement? हाँ जी, transaction of lotteries, gambling transactions, purchase and shares of debentures or none of these. So purchase and share of debenture हो जाएगा। होंगे इन दोनों के बारे में जनरल assumption वही से पढ़ के आए हैं कि अगर गवर्नमेंट बैक होगी तो वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं करें। बात क्लियर है ना, एक्सेप्शन में तभी जाएगी ना अगर बैक बाय गवर्नमेंट हो, अगर बैक बाय गवर्नमेंट नहीं है तो फिर ये क्या है, बेगर। जानोगे जी कौन सा बेगर नहीं है, मटीरियल ऑफ शेयर एंड मेंटेन है वो बेगर। पुरानी किताब है इसमें और भी सवाल है, मैं भी बोलता हूँ वो क्या है सही ये और बड़ा ये से बात करें हमसे कि नई बुक का ये पुरानी बुक है मेरे ख्याल में उसको कि हाँ इसके अलावा कुछ लास्ट क्वेश्चन नहीं उससे नई जो बुक है उसमें कुछ और क्वेश्चन भी हैं आपको क्या उसको लीजिएगा हमने बुक्स पे वो हमारे पास सारे में जो नंबर से देखिएगा 23 पहले टू कंस्टिट्यूट अ बेकर which of the following elements should not be present in the agreement। तो इस हवाले से देखें तो हमने बेकर को जो है फॉर्म करना है, अनसर्टेन इवेंट होगा, each party must be in a win or lose situation होगी, neither party should have any control over the event or there should be a promise to pay money only। नहीं सिर्फ मनी का नहीं होगा, आप थिंग्स के हवाले से भी चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं, अपने डेफिनेशन में पढ़ा होगा। तो ये वाला एलिमेंट जो है आपका बी ऑप्शन इसमें आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले एलिमेंट तो बेहतर में सब के होते ही हैं, ठीक है ना, उसमें अनसर्टेनिटी भी होती है, कोई ना कोई एक पार्टी विन लूज भी
कर रही होती है और किसी ऐसे इवेंट की बातें हो रही होती हैं जो अंडर कंट्रोल भी नहीं होती। ऊपर वाले तो तीनों एलिमेंट मिलकर के डेफिनेशन में आ रहे हैं। फोर्थ एलिमेंट सिर्फ मनी ओनली अगर कहना तो ये काफी नहीं है, क्योंकि मनी और थिंग्स के हवाले से भी चीजें कंसिडरेशन में तय हो सकती हैं। तो देखिएगा अगर क्वेश्चन आ रहा न्यू न्यू लेके क्वेश्चन तो नहीं आ रहा, नहीं, वो वैसे ही जानबूझ के लगे हैं बच्चे। ग्रुप में क्वेश्चन तो नहीं आया। ठीक डेली ऐसी चीजें जागरूक भी करनी पर ठीक है उसकी क्या है। अच्छा जी, दलील गौर कीजिएगा। दलील इज इंडेटेड टू कामरान, कामरान के कसदे हैं, बट ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस ही इज अनएबल टू पे। सो एट दलील रिक्वेस्ट कामरान एग्रीड टू सेल further goods to Jalil on a very stringent term। और सब टर्म एंड कंडीशन के ऊपर उसने चीजें फिर भी आगे दोबारा भेज दी है जलील की रिक्वेस्ट पे। Subsequently, Jalil approaches the court demanding a relief from the contractual obligation on the ground of on the ground of अगर आप undue influence की बेस पे कोई रिलीफ डिमांड अगर आप कर रहे हो तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर जाता है? नहीं वो कोई कौन सी ये सर ये इसको बता रहा हूँ। डोमिनेंट पार्टी, बस मैंने 2 मिनट जो बंदा पीरियड पोजीशन में होगा। अब यहाँ पे जो बंदा कर्ज दे रहा होगा, जिसने आपकी जो है कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ दोबारा किया है, जिसने पैसे आपसे देने थे, वो ये बंदा कह रहा है कि ये बंदा डोमिनेंट पोजीशन में है और उसने डोमिनेंट इसको कैसे इसको कैसे मिलेगा इसका बात क्लियर है। अब एक तो हमें पेरेंट का रिलेशनशिप नजर नहीं आ रहा, डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप है, हम लोग में मानते नहीं है, लेकिन उसने जाके कोर्ट केस किया है किसकी केस पे? अनइंफ्लुएंस। अब अनइंफ्लुएंस पे अगर केस करेगा तो कानून ये कहता है कि साबित कौन करेगा कि मैंने अनइंफ्लुएंस नहीं किया या मेरा इसके साथ ये रिलेशनशिप ही नहीं बनता। ये बात साबित किसने करनी है? ये साबित इन्फ्लुएंसर नहीं करनी, जो इन्फ्लुएंस हुआ है उसने नहीं करनी। जो इन्फ्लुएंस करने वाला है, जिसके ऊपर ये इल्जाम लग रहा है, वो आगे साबित करेगा। जानों की बात आपको आंसर देखो। That is, Kamran will have to prove that he did not exercise any undue influence। तो ये पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा कि कामरान ही यहाँ पे आगे प्रूव करेगा, क्योंकि वो ही डोमिनेटिंग पोजीशन में है इस वक्त जो इल्जाम लग रहा है। बात क्लियर है सबको? समझ आ गई बात जी? स्लाइड शो में दलील will have to prove नहीं, दलील प्रूव करेगा। दलील पोर्शन होती तो फिर दलील प्रूव करता। ओपन की स्लाइड शो अगर जाके पोर्शन का केस करता है, जिसने उसे जबरदस्ती करके करवाया है, पोर्शन किया है, इसका धमकी दी है कोई, तो फिर किसने प्रूव करना था? दलील ने। बात समझ आ गई? और अगर अनइंफ्लुएंस का केस होगा तो कौन प्रूव करेगा? कामरान। बात क्लियर है सबको? स्लाइड शो उसके बाद 25 क्वेश्चन देखें। कहते हारिस हैज 2 horses, one of the horse is pure breed, he agrees to sell one of the horse to मुश्किल Abdullah, है स्लाइड शो who gives his consent, believing that he will receive a piece of horse, मुश्किल है स्लाइड whereas Haris thinks शो that नीचे से होती he should sell the other। अब दोनों हार्मोनाइजेशन में नहीं है। स्लाइड शो का नीचे जब दोनों बंदे हार्मोनाइजेशन में नहीं होते तो हम उसे बाय लेटर मिस्टेक कंसीडर करते हैं, और बाय लेटर मिस्टेक जो है वो वॉइड होती है, उसके ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंसिंग नहीं होती। So, इस लिहाज से इसका आंसर आएगा कि ये वॉइड होगा ऑन अकाउंट ऑफ बाय लेटरल मिस्टेक रिगार्डिंग द मटेरियल mistake of law। Mistake of law किसका? कहते हैं mistake of law has the same effect as mistake of fact if it relates to the mistake of Pakistani law। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। पाकिस्तानी लॉ में क्या वैल्यू नहीं होता, ऐसे है ना? फॉरेन लॉ में अगर आप गलती करते हैं वो कैसे ट्रीट होता है? जैसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट ट्रीट होता है, ऐसे होता है ना? अगर तो गलती आपकी फॉरेन लॉ में होगी तो वो एज ट्रीट होगा इस तरह से कि गलती आपने कहाँ कर दी है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट की तरह कर दी है, यूनिलेटरल और बायलेटरल देखिए। अगर पाकिस्तानी लॉ में गलती हो तो हम ये चीजें नहीं देंगे। So answer will be have same effect as the mistake of fact if it relates to the mistake of point। चलो फिर आज में आगे उसके बाद कहते हैं जी in order
to store her valuables. Mariam agrees to purchase a safety cabinet from her friend Noreen for 8 lakh. Mariam was of the impression. इसको underline करना है बस. Mariam was of the impression. उन्हें impression क्या दिया है that it was manufactured in Japan and there is a fireproof. Mariam जो purchaser है ये उसकी अपनी perception है, अपनी एक सोच है. अब देखना ये पड़ेगा कि क्या उसकी पार्टी से इसकी वेरिफिकेशन की है या नहीं. डॉक्यूमेंटेशन पहले तो एमसीक्यूज पढ़ाते थे वो 22 के बाद एंड हो गया, फिर आगे आंसर हो गया 22 के बाद. But however, she did not confirm her understanding from Noreen. खुद ही सोचती है कि ये कहाँ की होगी जो कैबिनेट होगी, ये जापान में मैन्युफैक्चर होगी, यहाँ से ना सर On the second day, Mariam expressed her excitement about owning Japanese origin fireproof safety cabinet. Noreen corrected her and mentioned that the only safety cabinet she owned and agreed to sell was purchased from Japan. हमने जापान से purchase किया, but it was neither fireproof or nor manufactured in Japan. So Mariam got upset and refuses to make the payment. क्या बनेगा? इसमें देखा जाएगा कि ये यूनिलैटरल मिस्टेक है, ये बायलैटरल मिस्टेक नहीं है. आपका अपना इंप्रेशन था, आपने उसको कंफर्म कर देना था, आपने अपनी सोच रखी, बस कंफर्म किया नहीं. ठीक है ना. अपने बंदे ने जापान से चीज लेके दी तो उससे जापान से ही लेके दी, लेकिन वहीं भी मैन्युफैक्चर होगी और वो फायर प्रूफ भी होगी, ऐसी कोई बात कोई नहीं थी. कैबिनेट की बात थी, जापान से खरीदी जाने की बात थी, वो उसने पूरी की है. एक लिहाज से बंदा बिल्कुल क्लियर है. आपके अपने इंप्रेशन पे था, आपने कंफर्म भी नहीं किया. तो ये यूनिलैटरल मिस्टेक है. यूनिलैटरल मिस्टेक बायलैटरल होती है. बात क्लियर है ना. बायलैटरल मिस्टेक यूनिलैटरल मिस्टेक जहां भी हो, वो फैक्ट के हवाले से हो तभी, वो फॉरेन लॉ के हवाले से हो तभी, वो क्या है बायलैटरल. ठीक है. मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो बायलैटरल या बायलैटरल मिस्टेक अबाउट फॉरेन लॉ हो तो वो पॉइंट होता है. सही हो गया. उसके बाद अगला क्वेश्चन आ रही है आपके सामने, प्रीहा वाला है. लाइन भी बोलने लगा क्वेश्चन में कौन सी बात है. जैसे प्रीहा वाज ऑफ द ओपिनियन, Priya was operating a home-based salon in her flat. The salon was well known and famous for modern hair styling trends. Alia, a certified hairdresser, opened her own salon in the same building and offered to give. So slide में convert करनी सर नहीं हो क्या क्वेश्चन सर पेंसिल से देखिए वो कैंसिल कर दूँ सर. ये पेंसिल से ओपन कीजिएगा, ये कॉर्नर पे आ रही है. to give rupees 7 lakh to her if she stops providing salon services in the salon. If she stops providing salon services in the same building, Priya accepted the offer and Alia paid the amount. Subsequently, Alia discovered that Priya never stopped providing salon services as agreed. Priya was operating a home-based salon in her flat. The salon was already चल रहा था.
आलिया ये आलिया आलिया कि आप जो है इस मीटिंग में आप ये सर्विसेज प्रोवाइड ना करें, पक्की पक्की एब्सोल्यूट लेवल की रिस्ट्रिक्शन। समझ आ रही बात? And उस building का इस building, इस और building नहीं, में इस मीटिंग में कहाँ कोई और ओपन आंसर इस टाइम पे वहाँ पे ब्रेक टाइम है तो आई थिंक वो ऑफिस में जाके चाबी का बटन इसे लेट सकते हैं एग्जैक्टली। बात ये है, अब सेम बिल्डिंग में भी पर्टिकुलर टाइम हो सकता है, हमेशा की उम्मीद मैं यहाँ भी मैं नहीं हो। अगर हम इसे हमेशा करेंगे क्लास समय पढ़ा हूँ तो इंशाल्लाह ठीक है ना, मैं फ्री हो गया ये जरा और देगा मैं पूछ लेता हूँ कि वो इस तरह से अगर इंटीमेट कर दें। ठीक है जी। ऐसे पार्टनर है तो parent अगर पर्टिकुलर Okay, let me confirm. काफी स्कीम में करते हैं या साल में 6 महीने की करते हैं, एब्सोल्यूट लेवल की बंदी, ना किसी गलती की ना किसी टाइम की, एब्सोल्यूट नहीं करनी, पार्शल रख सकते, बात क्लियर होगी। सो आलिया जो है लेब्रॉन का कोई जो है वो उसको परस्यू कर सके केस तो कहते हैं नहीं केस परस्यू आगे चल नेक्स्ट देखिए। Jamal told Rehan that he wants to spend his retired life in a peaceful area with a green surroundings. Rehan offered to sell his ancestral home. खानदानी घर है उसका है। To Jamal, located in an area known for abundant parks and peaceful atmosphere, बड़ा park शार्क है जहाँ बात है, ठीक है ना, टेंपल और कैसा वाला पानी। On Jamal's query, Rehan told him that he is not aware of any planned commercial development in the area. उसने उससे पूछा कि उसने कहा भी कि नहीं वहाँ पे कोई कमर्शियल काम कुछ भी वहाँ पे कोई एस्टैब्लिश नहीं हो रहा अपना। Despite of the fact, लेकिन हकीकत ये थी that he knew कुछ जानता था from his reliable resources that the construction of a large intercity bus terminal was about to commence. वहाँ चीजें बन गई हुई हैं, चीजें सारी एस्टैब्लिश हो गई हुई हैं, मेन बस स्टेशन वहाँ पे सामने उसके बन गया हुआ है। ये बात मैंने सारी छुपाई, झूठ बोला। On the land opposite his ancestral home. उसका तो पर्पस ही ये था कि रिटायर्ड लाइफ रेस्टोरेंट से मैं जाना चाह रहा था तो बस स्टेशन देखने का मुझे क्या है पास में आ गई। अब वो जान के झूठ बोल रहे, तो अभी ये किसका बन गया फ्रॉड है, इस चीज का फ्रॉड का केस हो गया। तो ये कह रहे हैं कि कैन निहान वी हैड लायबल इफ जमाल परचेज हिज एंसेस्ट्रल yes होम टू यस, उनके यहाँ जो क्या है फ्रॉड नाम हो गया जी। सारे समझ आ गए कौन सा which of the following statement is not bearing agreement is not बड़े कोई बात जो दूसरा टॉपिक हो सके। yes sir हाँ जी, making agreement why do you think that's okay? Parties cannot file suit for recovery of money, yes बिल्कुल भी कोई रिकवरी वगैरह भी पॉसिबल नहीं है। Parties who are making agreement have no control over happening of the agreement, yes ठीक है, मतलब नहीं होता है तो उसमें बैठे होते हैं चांस का भाई चांस का और प्राइस कंपनी इन्वॉल्विंग पेमेंट स्लिप्स डिवाइडेड है। पेमेंट स्लिप्स की बेस पे बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो रेगुलरली कंसीडर नहीं होता है कि एक साथ में दूसरा ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बैठो देगा बी वाला ऑप्शन हेलो मैं अल्लाह के बाद